हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट, और आज अपन बात करेंगे राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब तक अपन ने राज्य के सिद्धांत के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी बातों की चर्चा की है। जैसे कि हमने राज्य उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों की बात की। और एक आया था राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है। और आज हम बात करेंगे राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, और कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स के विचारों ने विश्व को जितना प्रभावित किया उतना किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। और ये सच भी है। कार्ल मार्क्स की धारणा आज भी इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में जीवित है। कार्ल मार्क्स के राज्य का जो सिद्धांत है, या राज्य की जो धारणा है, राज्य के संबंध में जो विचार है, वो आज भी इस धरती पर न केवल स्थित है बल्कि प्रयोग में भी लाए जा रहे हैं। अतीत में सोवियत संघ और वर्तमान में साम्यवादी चीन कार्ल मार्क्स जैसे विचारों पर आधारित है। हालांकि कार्ल मार्क्स ने कहीं पर भी अलग से राज्य के बारे में कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन उन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी है, जितने भी ग्रंथ लिखे, ऐतिहासिक ग्रंथ, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राज्य के संबंध में उनके विचार मिलते हैं। आज अपन कार्ल मार्क्स की इसी राज्य की धारणा की बात करेंगे, जो राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और आप यकीन मानिएगा कि बीए पार्ट फर्स्ट में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में, ये प्रश्न किसी न किसी रूप में अवश्य पूछा जाता है। क्योंकि वर्तमान का पैटर्न 3 प्रकार के प्रश्नों का है: बड़े प्रश्न, फिर मध्यम प्रश्न, फिर सबसे छोटे प्रश्न। तो कहीं ना कहीं मार्क्स का राज्य का सिद्धांत अवश्य पूछा जाता है, इसलिए गंभीर रूप में इसका अध्ययन करें। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स का राज्य सिद्धांत। पहले कुछ बातें समझ लीजिए। कार्ल मार्क्स मानव जाति के इतिहास को 6 अलग अलग युग में बांटता है। पहले अपन ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आसानी से मार्क्स का राज्य सिद्धांत समझ में आए। 6 युग मानता है। पहला युग वो कहता है आदिम साम्यवादी युग, और इसके बारे में कहता है समाज के सदस्यों के मध्य किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं। ये सबसे पहला युग है, जब मानव जाति का कर्मिक विकास प्रारंभ हुआ था। इसमें राज्य नाम की कोई भी चीज नहीं थी। जो आदिम साम्यवादी युग है कार्ल मार्क्स के हिसाब से, उसमें राज्य नाम की कोई संस्था नहीं थी, और चूंकि राज्य नहीं था तो जो व्यक्ति उस आदिम साम्यवादी युग में रहते थे, उनके बीच में, उस समाज में रहने वाले सदस्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं था। सब मस्ती से रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहते थे। दूसरा युग आता है दास युग। स्वामियों के हाथों में भूमि, संपत्ति व उत्पादन के साधन आ गए और दासों का शोषण प्रारंभ हो गया। यहाँ पर स्थिति बदल गई। आदिम साम्यवादी युग में किसी भी प्रकार कोई भी संघर्ष नहीं था, लेकिन जब दास युग आता है, दूसरा जो युग है कार्ल मार्क्स के विचारों में, वो दास युग। और दास युग में 2 वर्ग हो जाते हैं, एक स्वामी वर्ग हो जाता है और एक दास वर्ग हो जाता है। जो स्वामी वर्ग होता है, जो संख्या में बहुत कम होता है, उसके हाथ में उत्पादन के सारे साधन आ जाते हैं। जैसे भूमि भी उसके पास में है, संपत्ति भी उसके पास में है, और उत्पादन के अन्य जो साधन है वो भी उसके पास में है। और जो दूसरा वर्ग, जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो है दास वर्ग। और स्वामी दासों से अपने सारे कार्य करवाता है, यहाँ तक कि खेती बाड़ी भी उन्हीं से करवाता है। उत्पादन के जो अन्य साधन है, फैक्ट्री है, कल कारखाने या और कुछ भी है, उनमें भी वो दासों से ही काम लेता है और दासों का भयंकर शोषण करता है। यहाँ पर जो था स्पष्ट रूप से शोषण की भावना का जन्म होता है। फिर अगला युग आता है सामंती युग, और इस सामंती युग में ये जो व्यवस्था थी, जो दास युग वाली, उस व्यवस्था में और भी ज्यादा बिगाड़ आया। यानी कि सामंतवादी युग में जो स्वामी थे दास युग में, वो अब सामंत बन गए, और जो दास थे उनको खेती बाड़ी में, यानी कि किसानी के कार्य में लगा दिया गया और भरपूर उनका शोषण किया जाता था। सामंत अपनी सारी शक्ति जो है उन्होंने इन जो दास थे उनके बलबूते पर बटोरी है, और उनसे वो अपने खेतों में काम करवाने लग गए। अगला युग आता है पूंजीवादी युग, और यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था का उद्भव होता है। जो पूंजीवादी युग आता है, इसमें राज्य का जन्म होता है। यूं कह लीजिए राज्य का जो जन्म है वो पूंजीवादी युग में आता है, और पूंजीपति द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार
आदि की स्थापना की गई। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी युग में पूंजीपतियों के द्वारा ये जो चीजें थी जो उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी, जो अपने विरोधियों के दमन के लिए आवश्यक थी, अगर कोई विरोध करे तो उनको पुलिस के माध्यम से पकड़कर जेल में डाला जा सके, सेना के माध्यम से उन पर नियंत्रण किया जा सके। इसलिए पूंजीपतियों ने इन सब संस्थाओं का, जैसे कि सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि की स्थापना की और इसी के साथ राज्य का जन्म होता है। फिर आता है श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना। ये 5वां युग है जिसमें, चूंकि पूंजीवादी युग में पूंजीपति और श्रमिक हो जाते हैं। पूंजीपति कल कारखानों के मालिक होते हैं और पूंजीपति इन कल कारखानों में श्रमिकों के द्वारा काम करवाते हैं और श्रमिकों का भयंकर शोषण होता है। उनके कोई काम का समय निर्धारित नहीं है, उनके कोई वेतन भत्ते निर्धारित नहीं है और जितना काम से लिया जाता उसके बदले में उनको कुछ भी वेतन के रूप में भुगतान नहीं किया जाता, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शोषण प्रारंभ होता है। उसके पश्चात श्रमिक वर्ग में एक क्रांति का संचार होता है और फिर श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति उत्पन्न करता है और क्रांति द्वारा पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं और श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होती है। यानी कि राज्य को समाप्त करने के लिए जिन्होंने राज्य बनाया है पूंजीपतियों ने, उन पूंजीपतियों को समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए कार्ल मार्क्स ये कहता है कि श्रमिक वर्ग में क्रांति का संचार होगा और क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाएगा। जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे उसके पश्चात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित रहेगा, यानी कि अब भी राज्य बना हुआ है और राज्य को एक समय आएगा जब समाप्त हो जाएगा। अगला युग जो आता है उसको उसने नाम दिया साम्यवादी युग और ये वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का युग है और इसमें कहा गया है कि योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार उसको प्राप्त होगा। जब श्रमिक वर्ग के द्वारा क्रांति होगी और पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाएगा, उसके पश्चात कुछ समय तक अधिनायकवाद की स्थापना होगी, श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की, और जो राज्य के लिए जो चीज़ें बनी हुई है उनको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, यानी कि पुलिस है, सेना है, न्यायालय है, जेल है, इनको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। और उसके पश्चात जब ये सब चीज़ें, राज्य के सारे सारे अंश समाप्त हो जाएंगे तो उसको उसने नाम दिया साम्यवादी युग। इसमें वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा, यानी कि ना तो वर्ग होंगे, वर्ग पहले दो थे, है ना, पहले जैसे प्रारंभ में स्वामी और दास बने, फिर सामंत और किसान बने, फिर पूंजीपति और श्रमिक बने। ये जो दो वर्ग बने रहे हैं ये वर्ग समाप्त हो जाएंगे। राज्य विहीन समाज, यानी कि राज्य भी समाप्त हो जाएगा, राज्य संस्था का लोप हो जाएगा और इसमें इस युग को उसने नाम दिया साम्यवादी युग। और इसमें वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास जो भी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और जो उसकी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, जो असमानता है, वो यहाँ पर आकर समाप्त हो जाएगी। कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, सब अपने हिसाब से कार्य करेंगे, जिसकी आवश्यकता होगी उसको प्राप्त होगा। ये प्रारंभ में कार्ल मार्क्स ये बातें कहता है। अपने पूरे के पूरे मानव इतिहास को वो 6 अलग अलग युग में बांटता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपन कार्ल मार्क्स का राज्य सिद्धांत। ये जो बातें हैं ये आगे अपने इस लेक्चर में आएगी, बीच बीच में अपन बात करेंगे इसके बारे में। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत का उद्भव महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स तथा उसके सहयोगी एंजल्स के विचारों में देखा जा सकता है। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हम यूं कहें या इसके जन्मदाता कहें वो थे महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के एक मित्र थे एंजल्स। इन दोनों ने मिलकर ये धारणा प्रतिपादित की, जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए। कार्ल मार्क्स के सारे विचार थे और उसमें उसका सहयोगी बना एंजल्स। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के पश्चात कार्ल मार्क्स के जो भी विचार थे, जो लिखे हुए थे, उनको पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करने का कार्य भी एंजल्स ने किया था और दोनों ने ही राज्य के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। आगे चलकर लेनिन, स्टालिन, माओ, ग्राम्सी, लुकास तथा बहुत से अन्य दार्शनिकों ने इस सिद्धांत को समृद्ध किया। जो राज्य का सिद्धांत है ये कार्ल मार्क्स के विचारों की देन है और कार्ल मार्क्स के अलावा इसमें प्रमुख सहयोगी रहे एंजल्स। और इनके पश्चात जिसने इस कार्य को, इस राज्य के सिद्धांत को, इस धारणा को और इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, उनमें सबसे पहला नाम आता है लेनिन का, जो रसिया के थे और उन्होंने रूस में बोल्शेविक क्रांति करके कार्ल मार्क्स के विचारों को सबसे पहले धरती पर अवतरित किया और एक राज्य का जन्म हुआ जो साम्यवादी राज्य कहलाया। और लेनिन के बाद
स्टालिन जो उनके उत्तराधिकारी थे, माओ जो चाइना के रहने वाले थे, ग्रामसी जो इटली के थे, लुकास, इन सभी विचारकों ने कार्ल मार्क्स की धारणा को और भी ज़्यादा समृद्ध किया और आज भी ये धारणा जीवित है। आज भी कार्ल मार्क्स के विचार, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, राज्य के संबंध में उसके विचार आज भी धरती पर कार्य कर रहे इन सभी व्यक्तियों के विचारों के माध्यम से। मार्क्स का राज्य सिद्धांत, मार्क्स ने स्वयं राज्य के सिद्धांत पर अलग से तथा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अलग से उसने कोई सिद्धांत नहीं दिया। जैसे अपन प्लेटो की बात करें, प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, लेकिन मार्क्स किसी भी प्रकार से राज्य के बारे में कुछ नहीं लिखता, अलग से कुछ नहीं लिखता, अलग से कोई सिद्धांत नहीं देता। मैंने आपको बताया कि जो उसके ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, उनमें कहीं कहीं हमें राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार मिलते हैं और उन्हीं से मार्क्स के राज्य के बारे में विचारों का हमें ज्ञान होता है कि वो क्या धारणाएं रखते थे। मिलीबंध के अनुसार मार्क्स ने स्वयं कभी राज्य का क्रमबद्ध एवं व्यापक सिद्धांत देने का प्रयास नहीं किया। मिलीबंध जो कि एक प्रमुख विचारक हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने ये लिखा है कि मार्क्स ने कभी भी राज्य के बारे में एक अलग से व्यापक और क्रमबद्ध सिद्धांत देने का कभी प्रयास नहीं किया था। राज्य पर उनके विचार उनकी रचनाओं में मिलते हैं। जो भी उनके ग्रंथ है, विशेष रूप सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ जो माना जाता है उनका, वो दास कैपिटल है। और इसी प्रकार से उनके अनेकों ग्रंथ है, करीबन 15 के आसपास उनके ग्रंथ मिलते हैं। उन सब में हमें कार्ल मार्क्स के राज्य के बारे में विचारों का पता चलता है। प्लेटो और अरस्तु की भांति राज्य को लोक कल्याणकारी संगठन मानने के स्थान पर मार्क्स राज्य को वर्ग संगठन मानता है। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए, उन्होंने राज्य को एक लोक कल्याणकारी संगठन माना है। वो कहते हैं कि राज्य मानव जाति की भलाई के लिए बना हुआ संगठन है। वो ये मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य है जनता का अधिकाधिक कल्याण करना। लेकिन कार्ल मार्क्स इस धारणा से इत्तेफाक नहीं रखते। वो तो ये मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संगठन है जो वर्गों के हितों को बनाए रखता है। वर्ग, दो वर्ग बने, अपन ने शुरू में बात की। सबसे पहले के युग में स्वामी और दास आए, फिर सामंत और किसान आए, फिर पूंजीपति और श्रमिक आए। तो ये जो वर्ग है, तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि राज्य एक वर्ग संगठन है, एक वर्ग के हितों को बनाए रखने के लिए या एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने का यंत्र है। इसलिए वो राज्य को वर्ग संगठन मानते हैं, एक लोक कल्याणकारी संगठन नहीं मानते। इसकी उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है। ये एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग विभेदों को बनाए रखता है। राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहेंगे। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति संघर्ष से हुई है। संघर्ष किसके बीच में? पूंजीपतियों के और श्रमिकों के बीच में। इसी पूंजीवादी युग में राज्य का जन्म होता है। तो एक तरफ पूंजीपति वर्ग था और एक तरफ श्रमिक वर्ग था। तो पूंजीवादी युग में राज्य का जन्म क्यों हुआ? वर्ग संघर्ष के कारण से। और दूसरा, ये एक दमनकारी समुदाय है। दमनकारी क्यों है? क्योंकि ये श्रमिक वर्ग की भावनाओं का दमन करता है और ये वर्ग विभेदों को बनाए रखता है, क्योंकि पूंजीपतियों का हित इसी में है कि श्रमिक वर्ग बना रहे, ताकि उसके आधार पर हम और भी ज्यादा शक्तिशाली होते चले जाएंगे। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि राज्य तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहे। समाज में वर्ग रहेगा तो राज्य रहेगा, वर्ग समाप्त तो राज्य समाप्त। इसलिए वो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। मार्क्स का आदर्श वर्ग विहीन समाज जिसमें राज्य लुप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। मार्क्स अंत में इस धारणा का प्रतिपादन करता है जिसमें वो साम्यवादी युग की बात करता है कि वर्ग विहीन समाज, यानी कि समाज होगा, राज्य नहीं होगा। वर्ग विहीन, जिसमें कोई वर्ग नहीं होंगे। जो अभी अपन ने वर्गों की बात की, स्वामी और दास की, या सामंत और किसान की, या पूंजीपति और श्रमिक की, वो सारे के सारे वर्ग समाप्त हो जाएंगे। जब वर्ग समाप्त हो जाएगा तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा, और जब राज्य समाप्त हो जाएगा तो एक समाज की स्थापना होगी जिसका नाम दिया साम्यवादी समाज। इसमें सब अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्स विचारधारा सामान्य मत से सर्वथा विपरीत है। यानी कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में जो धारणाएं हैं, जैसे कि हॉब्स, लोक, रूसो जैसे विचारक कहते हैं, उनसे अलग हटकर कार्ल मार्क्स अपनी धारणा का प्रतिपादन करता है। प्लेटो, अरस्तु और अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। चाहे अपन प्लेटो की बात करें, चाहे अरस्तु की बात करें, चाहे अपन हॉब्स, लोक, रूसो की बात करें, चाहे अपन मैकियावेली की बात करें, बेंथम मिल की बात करें, सारे विचारक ये मानकर चलते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य है मानव जीवन की अधिकतम भलाई करना, मानव का अधिकतम कल्याण करना। लेकिन मार्क्स
राज्य को एक वर्गीय संस्था मानकर चलता है, यानी कि वो ये मानकर चलता है कि राज्य एक वर्ग के द्वारा अपने हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया यंत्र मात्र है। एक वर्ग, कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग, और उसने अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का जन्म किया है ताकि श्रमिक वर्ग से सुरक्षा कर सके। आदिम साम्यवादी व्यवस्था में समाज के सदस्यों के बीच में कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन दास युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथों में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के साधन थे और ये दासों का शोषण करते। अभी अपन ने बात की थी, अपन 6 युग देखे थे। सबसे पहला युग जो था साम्यवादी, आदिम साम्यवादी युग था, और इसमें समाज के सदस्यों के बीच में कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि न राज्य था न वर्ग था, सब अपने हिसाब से रहते थे। लेकिन जब अगला युग आता है जिसको दास युग नाम दिया गया, इसमें स्थिति बदल गई। जो भी उत्पादन के साधन थे, भूमि, संपत्ति आदि, इनके ऊपर स्वामियों का अधिकार हो गया और वो दासों से अपने कार्य करवाते थे, और यहाँ पर दासों का शोषण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि शोषण की शुरुआत कहाँ से होती है? दास युग से। स्वामियों के द्वारा दासों का शोषण प्रारंभ होता है। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। क्योंकि जो स्वामी या सामंत या पूंजीपति, कुछ भी कह लीजिए, वो संख्या में बहुत कम थे। और दूसरी तरफ चाहे अपन दास माने, चाहे अपन किसान माने, चाहे अपन श्रमिक माने, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और जो कम संख्या वाले यानी कि स्वामी या पूंजीपति थे, उनको ये डर था कि चूंकि ये लोग बहुसंख्या में, इसलिए ये अपने ऊपर हक आजमा सकते हैं, अपने विरुद्ध हो सकते हैं, अपने को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की, जैसा कि सेना है, पुलिस है, न्यायालय है, जेल है आदि की स्थापना की, ताकि विरोधियों को पकड़कर इनमें डाला जा सके और अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का जन्म हुआ। यानी कि जो संस्थाएं, सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल आदि, इनके ऊपर उन लोगों का अधिकार था जो कि शासक वर्ग यानी पूंजीपतियों के समर्थक थे, और इन्हीं के कारण से, और जब ये चीजें बन गई, इसी के कारण से राज्य का जन्म होता है। राज्य के पास जो संस्थाएं थी, उनके कारण से राज्य का जन्म होता है। राज्य वर्ग शोषण का यंत्र। हिगल ये मानते थे कि राज्य उच्च नैतिकता है और समाज के सारे द्वंद्व खत्म कर देता है। मार्क्स ने इस विचार की कटु आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्तिगत हितों से ऊपर रहकर सामान्य हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि निजी संपत्ति का सेवक है। देखिए, पहले हिगल को कार्ल मार्क्स का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो हिगल ये कहता है कि राज्य उच्च नैतिकता है और समाज के सारे द्वंद्व खत्म कर देता है, क्योंकि हिगल राज्य को ईश्वरीय मानता है, और इस कारण से जब ईश्वर के हाथ में सत्ता है तो राज्य में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं हो सकता। लेकिन मार्क्स इस बात को स्वीकार नहीं करता। मार्क्स ये कहता है कि राज्य में द्वंद्व तो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि राज्य दो वर्गों विरोध के कारण से बना हुआ है, दो वर्गों का विरोध, पूंजीपति श्रमिक वर्ग के विरोध के कारण से ही इतना मतलब राज्य संस्थाओं का उसने जन्म दिया है, और इसके कारण से ये चीजें बनी रहेगी। तो राज्य जो है वो केवल निजी संपत्ति का सेवक है। निजी संपत्ति किसकी? जो पूंजीपति है। पूंजीपति ही राज्य को चलाते हैं, पूंजीपति राज्य को बनाए रखते हैं, पूंजीपति राज्य के द्वारा श्रमिकों का शोषण करते हैं। इसलिए पूंजीपति ही सब कुछ है, और इस कारण से राज्य केवल उनका सेवक मात्र है और कुछ भी नहीं है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने का तथा अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन या उपकरण मात्र है। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने वाला यंत्र है, और ये शासक वर्ग के हाथों से अन्य वर्ग का शोषण करवाने वाला यंत्र है। यानी कि पूंजीपतियों के हाथ में शासक या शासक की शक्ति होती है और वो श्रमिकों का शोषण करता है। तो एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर शासन करने का, शोषण करने का यंत्र मात्र है, और वो है राज्य। तो ये पूंजीपतियों की देन है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये अपनी संपत्ति एवं हितों की रक्षा की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है। राज्य क्या है? पूंजीपतियों का संगठन है जो पूंजीपतियों ने बनाया, क्योंकि पूंजीवादी युग में आकर राज्य का जन्म होता है और पूंजीपतियों ने राज्य की स्थापना की, राज्य की संस्थाओं को जन्म दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का शोषण करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वो
विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करता है, ऐसे कानूनों का जिसके माध्यम से अगर कोई विरोध करने वाला भी हो तो उस विरोधी को जेल में डाला जा सके, उस विरोधी के ऊपर अत्याचार किए जा सके। इसलिए यहाँ पर राज्य जो है पूंजीपतियों का संगठन है जो मजदूर वर्ग का शोषण करता है। कानून भंग करने वालों को पकड़ने तथा दंड देने के लिए पुलिस तथा न्यायालयों की स्थापना करता है। राज्य या पूंजीपति जो है वो कानून का भंग करने या कानून को तोड़ने वालों को दंड देने के लिए, पकड़ने के लिए पुलिस और न्यायालयों की स्थापना करता है, जेल की स्थापना करता है और भी कठोर नियंत्रण के लिए सेना की स्थापना करता है। इसलिए इन साधनों के माध्यम से, ये जो सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल आदि है, इनके माध्यम से राज्य शोषण करने का एक साधन मात्र बन गया है। संक्षेप में मार्क्स के अनुसार राज्य मानव जीवन के विकास का उत्तम साधन अथवा समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने वाला, उसके अधिकारों की रक्षा करने वाला और उनके कल्याण में संलग्न संगठन नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग की प्रभुता को बनाए रखना तथा उससे वर्ग के शोषण की खुली छूट देना है। देख लिए संक्षेप में क्या लिखता है कि मार्क्स ये कहता है कि मानव जीवन के उत्तम साधन अथवा समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने वाला या मानव जीवन या मनुष्यों के हितों की रक्षा करने वाला या उनके कल्याण करने वाला संगठन राज्य नहीं, बल्कि राज्य क्या है? एक विशेष वर्ग के हितों, एक विशेष वर्ग की प्रभुसत्ता को बनाए रखने वाला और एक विशेष वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण करने का यंत्र मात्र है। ये जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और राज्य इसीलिए बना हुआ है। अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है, क्रांति द्वारा पूंजीपति वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा श्रमिक या श्रमजीवी जिसे कहते हैं अधिनायकवाद स्थापित होगा। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है, यानी कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष, और उसमें यह कहता है कि एक दिन श्रमिक वर्ग में क्रांति का संचार होगा और क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। जब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा उस स्थिति में सर्वहारा जिसे श्रमजीवी या श्रमिक वर्ग का कहा गया है उसका अधिनायकवाद स्थापित होगा। अधिनायकवाद का मतलब तानाशाही, कुछ समय के लिए श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। वर्ग विहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा और अंतरिम काल में सर्वहारा का शासन होगा। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। ये राज्य की समाप्ति और क्रांति, इनके बीच का जो समय, यानी क्रांति शुरू होने से लेकर के राज्य के समाप्त होने तक, ये जो समय है ये अंतरिम काल कहा गया है, यानी कि अभी तक राज्य के अंश बचे हुए हैं जिनको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। एकदम से समाप्त नहीं होगा, क्रमिक रूप से समाप्त होगा, तो इसमें कुछ समय लगेगा। और इस समय में, जिसको अंतरिम काल कहा गया है, इस समय में सर्वहारा वर्ग यानी कि जो श्रमिक वर्ग है उसका अधिनायकवाद यानी कि उसकी तानाशाही स्थापित होगी और इस काल में जो पूंजीवाद के अवशेष बचे हुए हैं उनको धीरे धीरे करके समाप्त किया जाएगा। अगला है राज्य संस्था का विलोप। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स राज्य के अंत की बात कहता है, यानी कि राज्य समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त। मार्क्स की मान्यता के अनुसार जब तक समाज में वर्ग रहेंगे तब तक एक विशेष वर्ग की सत्ता के समर्थक राज्य की सत्ता भी बनी रहेगी, किंतु सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के चरण में पूंजीपतियों के वर्ग का उन्मूलन हो जाएगा। जब क्रांति होगी और क्रांति के पश्चात राज्य के जो भी अवशेष बचे हुए हैं, जैसे कि सेना है, पुलिस है, न्यायालय है, जेल है आदि, इनको समाप्त करने में कुछ समय लगेगा, जिसको अंतरिम काल कहा गया। इस अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद रहेगा और इस अधिनायकवाद की अवस्था में समाज में जो वर्ग है वो रहेंगे। अधिनायकवाद की अवस्था में अंतरिम काल में समाज के वर्ग रहेंगे और धीरे धीरे उनको समाप्त किया जाएगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। और फिर कुछ समय तक राज्य भी रहेगा, जब तक कि राज्य की बाकी संस्थाओं को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक राज्य भी रहेगा और फिर आखिरकार एक साथ ही पूंजीपतियों का पूरी तरह से समापन हो जाएगा। पूंजीपतियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, उनका पूरी तरह से उन्मूलन हो जाएगा। इसके बाद समाज में वर्ग भेद की सत्ता स्वतः समाप्त हो जाएगी और सब व्यक्तियों को समानता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जब राज्य के अवशेष समाप्त हो जाएंगे,
जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो स्वतः ही सारे वर्ग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग दो ही थे, एक पूंजीपति था एक श्रमिक था। पूंजीपति समाप्त हो गए, अब सिर्फ एक वर्ग रह गया। और ये वर्ग याद रखेगा, श्रमिक वर्ग नहीं, जो एक वर्ग बचा है। कार्ल मार्क्स कहता है ये जो वर्ग रहेगा इसको कहा गया कामगारों का वर्ग। ये जो वर्ग बचा है ये है कामगारों का वर्ग, जिसके पास जो योग्यता है वो काम करेगा, और जिसकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। मान लीजिए किसी के पास टीचर की योग्यता है तो वो टीचर बनेगा, किसी के पास वैज्ञानिक की योग्यता है वो वैज्ञानिक बनेगा, किसी के पास इंजीनियर की योग्यता तो इंजीनियर बनेगा, किसी के पास किसान की योग्यता तो किसान बनेगा, किसी के पास मजदूर की योग्यता तो मजदूर बनेगा। जो भी होगा, लेकिन वो काम करेंगे, सब के सब व्यक्ति काम करेंगे। सिर्फ कामगारों का फर्क होगा, कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई भी छोटा नहीं होगा, कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, समानता की स्थापना होगी। और ये स्थिति समान लोगों में, समान समाज के लोगों की अवस्था है, और इसमें सब व्यक्ति काम करेंगे, जिसकी जो आवश्यकता होगी वो उसको प्राप्त होगा, किसी को ज्यादा नहीं होगा, किसी को कम नहीं होगा। जब समाज में कोई विशेष वर्ग नहीं रहेंगे तो उसकी सत्ता को बनाए रखने वाले राज्य की भी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, तथा राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य तब बना जब दो वर्ग थे, और राज्य को बनाए रखने के लिए पूंजीपति वर्ग ने राज्य की अन्य संस्थाओं को जन्म दिया, और जब पूंजीपति समाप्त हो गया तो वर्ग समाप्त हो गए। जब वर्ग समाप्त हो गए तो वर्ग को बनाए रखने की जो सत्ता थी, जो शक्ति थी, यानी कि राज्य, वो भी धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्वतः ही लुप्त हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करेगा तथा उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। सब लोग अपनी योग्यता अनुसार काम करेंगे तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। इस अवस्था में जब राज्य लुप्त हो जाएगा तब किसी के ऊपर किसी भी चीज की, किसी भी शक्ति का कोई भी दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो सेना भी थी, पुलिस भी थी, न्यायालय भी थे, जेल भी थी। ऐसे में मनुष्य के ऊपर एक दबाव रहता था, वो स्वतंत्र महसूस नहीं करता था। अब जब राज्य समाप्त हो गया, राज्य के अवशेष समाप्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपना मस्त रहता है और वास्तविक रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है। उत्पादन के जो भी साधन थे, पहले प्रारंभ में दास युग में स्वामियों का अधिकार था, फिर अगले सामंती युग में सामंतों का अधिकार हो गया, फिर पूंजीपति युग में पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। अब चूंकि वर्ग नहीं है तो समाज, ये जो वर्ग विहीन समाज बना है, इस वर्ग विहीन समाज के हाथ में संपूर्ण उत्पादन के साधनों का अधिकार होगा, समाज का अधिकार होगा। राज्य का नहीं होगा, वर्ग का नहीं होगा, संपूर्ण समाज का होगा। और सब लोग, जो समाज के लोग हैं, सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति होगी। अभी जैसे मैंने कहा, किसी को ज्यादा प्राप्त नहीं होगा और किसी को कम प्राप्त नहीं होगा, सब समान है, सब काम करने वाले कामगारों का वर्ग है। अपनी योग्यता के अनुसार, जो भी जिसकी भी योग्यता उसके अनुसार काम करेंगे और जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसको प्राप्त होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, और राज्य समाप्त हो जाएगा। और राज्य समाप्ति के पश्चात समाज स्थापित होगा, जिसको नाम दिया कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज। तो यह है कार्ल मार्क्स का राज्य सिद्धांत, जिसमें वो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है, एक वर्ग के हाथों में दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र मानता है। वो ये मानकर चलता है कि पूंजीपतियों ने राज्य का निर्माण किया है श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए, और श्रमिक वर्ग पर अपने अधिकार बनाए रखने के लिए राज्य की अन्य संस्थाएं, सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल आदि की व्यवस्था करता है, कानून बनाता है, ताकि विरोध करने वालों को जेल में डाला जा सके। और फिर एक दिन क्रांति का संचार होता है, श्रमिक वर्ग क्रांति करता है, रक्त रंजित क्रांति करता है, और क्रांति में सारे के सारे पूंजीपतियों को नष्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे राज्य के सारे अवशेष नष्ट हो जाते हैं और फिर राज्य समाप्त हो जाता है, और राज्य के स्थान पर एक समाज की स्थापना होती है, वर्ग विहीन समाज। और यही है कार्ल मार्क्स के विचारों का अंतिम पायदान, यानी कि अंतिम सोच, कि राज्य नहीं होगा, राज्य समाप्त हो जाएगा और वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। तो यह है कार्ल मार्क्स का राज्य सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और कोई समस्या हो आप मुझे बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कड़ी के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।